पेपर कर रहे हैं एनईडी के 2025 के। कल पिछली बार मैंने 100 क्वेश्चंस कराए थे, अब 100 क्वेश्चन मजीद यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। 100 करने पूरे, ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ फ्यूजन? सबसे फास्ट कौन सी गैस फ्यूज़ करेगी? अब आपको पता है गैस फास्टेस्ट कौन से फ्यूज़ करती हैं बेटा? जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा होगा। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है? हीलियम का। बिल्कुल सही, तो बी ऑप्शन हीलियम सबसे यहाँ पर हमारे पास फास्टेस्ट डिफ्यूज करेगी, ठीक है। सेकंड है n = 3 फॉर विच एलिमेंट? किस एलिमेंट के लिए n की वैल्यू 3 होगी? n की वैल्यू 3 से मुराद जो 4th पीरियड का होगा, सॉरी 3rd पीरियड का होगा। 3rd पीरियड का कौन सा है इसमें से? कल भी हुआ था, रिपीट हो गया ये सिलिकॉन, कल बात हुई है उसके ऊपर, ठीक है। रिपीटेड एमसीक्यूज भी होंगे तो वो करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एलिमेंट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एट ग्राउंड स्टेट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस। एक एलिमेंट है जिसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके वैलेंस शेल में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बस ये देख लो ना, देखो ये देखो 5 + 2 7 हो गया, ये पहला वाली हमारे पास हो गया। इसमें देखो D1 हो गया, या अब D1 हो गया तो उसके लास्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3, अच्छा 4 5 6 7, अच्छा इसमें भी 7 है, 3p 3p4 3s2 3, लेकिन इसमें ना वो नहीं है ना, कन्फिगरेशन गलत है ना। 3p4 पूरा 3p पे 4 आ ही नहीं सकता, गलत है, ये कन्फिगरेशन गलत है। 3s ये भी देखो 6 और 1 7 है, लेकिन 3s पहले 2 होगा फिर होगा ना, तो ये गलत है। तो है तो सब में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला करेक्ट है 3s2 3p4, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डैश। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसमें होगा? हाँ, गलत जवाब हो गया, NaCl। रीज़न क्या है? चूँकि ये HF वगैरह, HF भी हमारे पास कोवेलेंट है, Ca भी HI भी हमारे पास कोवेलेंट है, Cl तो चलो मॉलिक्यूल ही नहीं है हमारे पास, एटम है। NaCl हमारे पास क्या है? और आपको पता है आयनिक जो होता है उसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड हो ना भाई, तो HF नहीं। हाँ, अगर NaCl नहीं होता तो फिर HF लगा देते, NaCl है तो NaCl आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शंस को जरा देखना है, चूँकि एक ही सवाल 4-5 तरह के ऑप्शन से आ रहा होता है एनईडी, सवाल एक ही हो तो ऑप्शन चेंज करते रहते हैं उसमें। नेक्स्ट, सीमेंट हैज़ मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ डैश। सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बोला कभी। सीमेंट में जिप्सम होता तो है, लेकिन सिलिका SiO2 जिसको हम सिलिका बोलते हैं, सिलिका सबसे ज़्यादा होता है। जिप्सम होता है लेकिन जिप्सम की अमाउंट कम होती है, सिलिका की हाईएस्ट परसेंटेज होती है, सबसे ज़्यादा सिलिका, हाईएस्ट मैक्सिमम बोल रहे हैं। ये सब भी होता है, लाइम भी होता है सीमेंट में, लेकिन सबसे ज़्यादा सिलिका होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। किस चीज़ में डिपेंड नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा हमने, कैटल, बिल्कुल। अरे भाई, कंसंट्रेशन पे करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता भाई। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है ना, उसमें कंसंट्रेशन भी था, टेम्परेचर भी था, कैटलिस्ट भी था, सरफेस एरिया भी था, रेडिएशन भी था, लेकिन उसमें प्रेशर नहीं था। याद है ना, फर्स्ट टाइम में पढ़ा था काइनेटिक्स के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स में कोई मसला, तो ये प्रेशर हो जाएगा उसका। रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर पे इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है 7th, इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सॉलिड टू गैस विच शुड नॉट बी डन। मतलब कि सॉलिड से अगर हम गैस बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आयोडीन है, I2 है, आयोडीन सॉलिड है, इसको जब हम हीट करेंगे, जब उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो गैस में, आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस हमारे पास कहलाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है। तो क्या इस रिएक्शन को फास्ट करना, ज़्यादा गैस बनाना, तो क्या नहीं करना चाहिए इन चारों में से? क्या सही बोलो, ज़रूर से बोलो, कूल डाउन रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन कूल करेंगे तो बैकवर्ड हो जाएगा ना, क्योंकि जितना हीट करेंगे उतना फॉरवर्ड जा रहा है, सिंपल सी बात है, तो ज़्यादा गैस हमारे पास बनेगा। गुड। नेक्स्ट है 8th, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है इनमें से? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास C,
यस बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी है। तो याद रखना, ऐसा नहीं कि ए देखकर आपने कर लिया कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बी सी, जब ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन आ रहा है तो लास्ट में देखा करो कि वो भी हो सकता है। एक्वा रिजिया इज यूज्ड टू डिजोल्व, बहुत आसान है, गोल्ड को डिजोल्व करता है, आपको पता है, रॉयल वाटर। ए ऑप्शन हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाईएस्ट हाइड्रोजन एटम इन द एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किस में पाया जाता है? सन में पाया जाता है, बिल्कुल सही, सूरज में पाया जाता है कि सन में। अच्छा वैसे तो देखो, अर्थ तो नहीं होगा, नन में नहीं, स्टार्स भी हो सकता था, क्योंकि सन इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टार। सूरज भी एक तरह का सितारा ही है साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इसी ऑप्शन में तो करेक्ट हो गया देखा जाए तो। ये सन इज अ स्टार, सारे सितारे हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। और ये नहीं कि सूरज सबसे बड़ा है, सूरज से भी बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं, आपने सुना हो, हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिगर स्टार्स हैं सूरज से। क्या करें, बोथ का ऑप्शन भी नहीं है, बोथ है एंड सी, क्या करें? गलत करते सब एक साथ, गलत करते सन लगा लेते। गलत होगा सबका एक साथ होगा ना, तो सन ही लगा लेते, ठीक है। तो मसला तो सभी का गलत हो गया ना, ये तो फिर मसला ही कोई नहीं, बराबर हो गया, मेरिट। स्किप कर दोगे तो भी एक नंबर किया, मतलब सब एक साथ गलत लगाओ, ऐसा कोई सवाल आ रहा है तो फिर ऐसा नहीं कि फिर क्या करेंगे, हमें सी भी हो सकता है ना, ए ही लगा लो। मतलब बेस्ट तो मेरे लिहाज से बेस्ट ए है, बेस्ट आंसर ए है, तो सब ए ही लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है मेरा 11 है, मोनोमर्स ऑफ बेकलाइट आर। बेकलाइट किससे बनता है? बहुत आसान है, तो क्या हो जाएगा? नहीं ये तो नहीं है ना, मीथानल होना चाहिए, मिथानॉल लिखा हुआ है। बी, बेकलाइट किसका होता है? फॉर्मेल्डिहाइड होता है और हमारा फिनॉल होता है। सी ऑप्शन, इथेनॉल कहाँ से आ गया? फिनॉल, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। नन, लेकिन एक बात बताऊँ कि इसमें नन, इसमें बता नन आता नहीं है इसमें ऑप्शन में, इसमें दो बार ये ऑप्शन होता है, कोई एक वाला सही है फिनॉल और मिथानॉल का, ठीक है। नन है ही नहीं इसमें, इस ऑप्शन में नन नहीं आता, दो बार यही ऑप्शन रिपीट हो रहा होता है। मैंने आपको सेकंड में भी बताया था ये गलती है, तो इसमें फिर उसमें वही बात है कि मैंने बताया पहले वाला लगा लो, ठीक है। सबका गलत होगा, सबका एक साथ गलत होगा। नेक्स्ट आ जाओ, लॉन्ग चेन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स हैव जनरल फार्मूला। लॉन्ग चेन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड हैव जनरल फार्मूला। अब कीटोन एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या हो सकता है? अगर हम ऐसे ही देख लें, मिसाल के तौर पे अगर एक एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, कीटोन की बात कर लेते हैं, तो ये CH2O हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन एक ही होता है। अब कार्बन को हम क्या, इसके मतलब कार्बन CN क्या लेते हैं, H2N है और O है, CnH2nO, ऐसा ही। लेकिन ये नहीं होगा। लॉन्ग चेन की बात करें, लॉन्ग चेन से मुराद क्या हो गया हमारे पास? इसका पॉलीमर हो गया ना, लंबी चेन बन रही है तो पॉलीमर हो गया। तो पॉलीमर के लिए क्या करेंगे हम लोग? CnH2nO, फिर ये N लगा देंगे बाहर, N से मुराद लॉन्ग चेन है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं लगाना। अगर सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला बोलेगा तो वो ये है, लेकिन लॉन्ग चेन आ जाए तो फिर ये बराबर में N भी आ जाएगा, क्योंकि पॉलीमर बन गया ना। पॉलीमर के लिए आपको पता है ब्रैकेट में N लगाते हैं वहाँ, क्लियर है, समझ में आई बात ये? तो ये भी एक न्यू MCQ शायद है, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 तक। कंपाउंड कंटेन फिक्स एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। कल मैंने इसके बारे में बात की थी, ये एक लॉ था, मैंने एक लॉ जो बताया था ना, एक नया लॉ आपको, ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जो कहता है किसी भी कंपाउंड में फिक्स एलिमेंट होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में पानी का फार्मूला हर जगह पर H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। तो कंपाउंड्स का फार्मूला हमेशा फिक्स रहता है, उनकी कंपोजिशन फिक्स रहती है, वो ये लॉ है, ठीक है। ये हमारे बुक से आउट है, लेकिन ये कनेडी में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑक्युपाइज द सेम वॉल्यूम इज द स्टेटमेंट ऑफ डैश। मतलब किसी भी गैस का 1 मोल 22.41 dm³ ऑक्युपाई करती है। कौन सा लॉ होता है? एवोगाड्रोस लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की तादाद बतानी कितनी है। तो यार सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये CH3 हो गया,
फिर उसके बाद कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर हाइड्रोजन 3 बार। अब सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा बॉन्ड है। मतलब सी और डी तो नहीं है। पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। ए नहीं बी ना, 3 पाई बॉन्ड है ना, 2 कहाँ से, ए कहाँ से होगी, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर है पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है। तो उसका ऑप्शन हो गया ये सिंपल। इस तरह से कुछ चेंज भी आ गया तो ऐसा बना के देख सकते हैं। तो उसके रास्ते लिख दिया कि कितना सिग्मा पाई बॉन्ड है। हमने सेकेंड ईयर में भी गिना है कैसे पहचानते हैं उसको। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आते हैं, एडिशन ऑफ HCN इन कार्बोनाइल कंपाउंड इज डैश। कार्बोनाइल कंपाउंड, अब कार्बोनाइल कंपाउंड किसे कहा जाता है हमें पता है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है और कीटोन है, इनको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, इसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ये कौन सा रिएक्शन करते हैं, एडिशन तो करता है हमें पता है, पाई बॉन्ड टूटता है, तो इनमें क्या हमारे पास होता है, आप सबको पता है कार्बोनाइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप, ये पाई बॉन्ड टूटता है। तो पाई बॉन्ड टूटता है तो कैसा रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा, इसके अंदर एडिशन हो जाएगा। अब एडिशन 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक और निक्लोफिलिक। तो मैंने बताया था कि अल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन कौन सा रिएक्शन करते हैं, निक्लोफिलिक एडिशन। तो बी ऑप्शन होगी। क्लियर है, तो निक्लोफिलिक एडिशन करेगा, कोई भी चीज़ ऐड कर दें आप इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल सेकंड किस चीज़ की यूनिट है, जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ, बिल्कुल सही, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल सेकंड। ठीक है, पढ़ा होगा आपने इसको, 6.67 x1 पढ़ा है ना ये, तो ये जूल सेकंड इसकी यूनिट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइन इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ डैश। ब्राइन किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है, NaCl का, नमक के सॉल्यूशन को ही ब्राइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसके अंदर है, कोवेलेंट नहीं, पोलर कोवेलेंट। हाँ, ये सब तो हटा दो, ये सारा आयनिक है। तो NH3 में ही पोलर कोवेलेंट है, जो कि लोन पेयर आ रहा है इसके अंदर। समझ में आ रही है बात सबको, बात समझ में आती है आपको, पीछे आपको समझ में आती है बात, ठीक है। बाकी सब क्लियर है, सबको क्लियर है, किसी को नहीं समझ में आता तो एक्सप्लेन करवा सकते हो। वैसे भाई बहुत जल्दी 21 MCQ तक पहुंच चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, आर्हीनियस इक्वेशन एक्सप्लेन्स दैट। तो कल हमने आर्हीनियस इक्वेशन, मैंने आपको एक इक्वेशन दिखाई थी। आर्हीनियस इक्वेशन एक्सप्लेन करती है दैट द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू डैश। रेट कांस्टेंट, भाई ये कॉमन है, छोड़ो, आर्हीनियस इक्वेशन को गोली मारो। आप ये देखो, रेट कांस्टेंट जो K होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना भाई। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा, टेम्परेचर। बस टेम्परेचर डिपेंडेंट है, आपके बाकी चीज़ों पर डिपेंड तो करता नहीं रेट कांस्टेंट। तो वह आर्हीनियस इक्वेशन असल में बताती है हमें, हम लोग इंटर में डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 24, नाइट्रिक एसिड इज डैश। हाँ, अब ये थोड़ा मसला है, गलत जवाब हो गया। नाइट्रिक एसिड नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं। नाइट्रिक एसिड हमारे पास असल में क्या होता है, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड असल में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज कर सकता है किसी भी चीज़ को, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3, ये चीज़ याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चूँकि इसमें जब हम नाइट्रिक एसिड HNO3 लिखते हैं तो आपको पता है +5 इसका हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आता है, एक हाई ऑक्सीडेशन नंबर आती है, इसकी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 25 में क्या है, नाइट्रिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। बता पा रहे हो, नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ अगर आप H2SO4 को भी मिक्स कर दो तो अब ये कौन सा एजेंट बन जाएगा, फिर ये नाइट्रेटिंग एजेंट होगा, नाइट्रोबेंजीन वगैरह की फॉर्मेशन करेगा। पढ़ा है ना बेंजीन के रिएक्शन में। तो याद रखिए, अगर सिर्फ इसी तरह से आएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक मीडियम आएगा तो फिर हमारे पास नाइट्रेटिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसको कन्फ्यूजिंग है ये दोनों MCQ, एक साथ आ गए सारे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये नाइट्रेटिक एजेंट है, नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन करेगा, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 26, रियल गैस ओबेज गैस लॉस एट डैश। रियल गैस कब ओबे करते हैं गैस लॉस को, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर। ये ऑप्शन हो गया, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल गैस बिहेव्स आइडियली एट डैश। एक ही बात है, रियल गैस आइडियली बिहेव कब करेंगे, जब वो
गैस लॉस को फॉलो करेंगे। दोबारा ये हो गया। ये देखो पिछला सवाल है 26, 27 एक ही चीज़ है। देखो इसमें रियल गैस हो भी गैस लॉ और यहाँ लिखा हुआ रियल गैस बिहेव्स आइडियली, तो बात तो एक ही है। आइडियल बिहेवियर का मतलब जब वो गैस लॉस को फॉलो करते हैं। लेकिन अब देखो ये अलग है 28, रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट डैश। अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये बड़ा मुश्किल, इस तरह से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इस तरह के सवाल में। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, मतलब फिर जब वो गैस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, जब वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगा। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल गैस ओबेज विच लॉ? रियल गैस किस लॉ को ओबे करता है? ग्राम्स लॉ का, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सारे तो आइडियल गैस फॉलो करते हैं ना, ये आइडियल गैस लॉज है। रियल गैस के लिए ग्राम्स लॉ होता है। 30, द कैटलिस्ट दैट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, बहुत आसान, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ग्राम्स लॉ तो होगा ही नहीं ऑप्शन में, तो कैटलिस्ट सही नहीं। कुछ सवाल बहुत ही लेम किस्म के ऑप्शंस होते हैं, वो ऐसे ही कट जाते हैं। नेक्स्ट है 31, एट विच टेम्परेचर डज वाटर हैव पार्टिकल्स? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। हैव काइनेटिक एनर्जी देन वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं अगर पानी 30 डिग्री पर जो पानी है उसका कोई काइनेटिक एनर्जी होगा, उससे ज़्यादा किस में होगा? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 30 डिग्री केल्विन में कितना हो रहा है, प्लस कर दिया इसमें कितना भाई 273, कितना हो गया 303 हो गया केल्विन। क्लियर है? अब देखो 303 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, डी और सी कट गया। बात समझ में आ रही है? कह रहे हैं इससे ज़्यादा टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी किस वाटर की, किस टेम्परेचर पे होगा वाटर का? अब आ जाओ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट है तो इसको सबसे पहले हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कैसे होता है? फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो क्या आ जाएगा? उसको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। कैलकुलेटर से एनडीडी वाले बैठे हो ना, कैलकुलेटर चला और क्या बताओ कितना, मुझे नहीं पता कितना है कैलकुलेटर किसी के पास, मुझे नहीं पता ना, आप बताएंगे तो मैं लिखूंगा। तो ये इस तरह मुश्किल है, कौन सॉल्व करे बैठ के इसको? फाइल से कर लो, किसी से कर लो। 25, हाँ तो ये 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। 30 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, तो ये तो नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। ये निकाल लोगे इससे तो 30 से ऊपर ही आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर चाहिए, फ़ारेनहाइट में दे दिया। अगर सेल्सियस या केल्विन में देगा तो आसान होता हमारे लिए। फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन कैसे होती है इसके फॉर्मूले याद रखिए, ये रहा, पता है ना, पढ़ा होगा 9-10 में ही पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, इफ़ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट्स देन इट इज कॉल्ड डैश। ये अपने पढ़ा था ना केमिकल काइनेटिक्स में, कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग स्टेट्स में हो, अलग अलग स्टेट को क्या बोला जाता है? हेट्रोजीनियस। सिंपल, तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। स्टेट और स्टेट अगर एक ही आ जाए तो होमोजीनियस हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट सेम है तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, अलग अलग स्टेट हो तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। 33, यूरिया इज मेनली यूज्ड इन डैश। बहुत आसान है, बिल्कुल सही जवाब, वेल डन। फर्टिलाइजर, खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 35, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म डैश। अल्केन बनाएगा, क्योंकि आपको पता है RMGX है ना, अल्काइल हैलाइड है, जब वो RX से रिएक्शन करेगा तो वो कपलिंग हो जाएगी, RR बन जाएगा प्लस MgX, तो पड़ा था रिएक्शन ये, तो ये हमारे पास जो है वो अल्केन फॉर्म हो गया। तो ये ऑप्शन क्लियर है, समझ आ गई बात? मसला आगे बढ़ते हैं। 37, नेल्सन सेल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। नेल्सन सेल से क्या बनता है? गलत जवाब हो गया बेटा। हाँ, ये दोनों जो है ना Na2CO3 या NHCO3, ये हमारे पास बनता है बेटा सॉल्वे प्रोसेस है, बताया था ना कल, ये सॉल्वे प्रोसेस है, बनता है ओल्ड बुक में जो हमारा था। NaOH हमारे पास 2 प्रोसेस से बनता है, नेल्सन सेल से भी बना सकते हैं और इसी को जो है आप वो कास्नर कैलेनर सेल से भी बना सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, NaOH सही है, याद रखिएगा इसमें। नेल्सन सेल से NaOH बनता है और सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश या बेकिंग सोडा जो होता है वो सॉल्वे प्रोसेस से बनता है। क्लियर? तो ये ज़रा इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, प्रोसेस याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो बड़ा आसान है, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी ऑप्शन। डेफिनेशन है जस्ट सिंपल। 39, विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव?
लिथियम, सोडियम, सीजियम, पोटेशियम। देखो इस तरह से लिख लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेकिन क्या हमारे पास होता है बेटा? डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा इसमें से? सीजियम का होगा, CS का। और मेटेलिक कैरेक्टर यही होता है। तो अभी अगर ये भी पूछ लिया कि मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका है, तो भाई सीजियम का ही है, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस करेगा, तो वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखेगा। क्लियर है बेटा? 41 इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन देन द रिएक्शन में बी डैश। यस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसी को बोलते हैं ना, कि जिसमें कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट ना पड़ रहा, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सारे। 44 अभी थोड़ा मुश्किल MCQs है। इन PP ओवरलैपिंग व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर यूज्ड? अभी एक नया सवाल है। PP ओवरलैपिंग में किस तरह का ऑर्बिटल इस्तेमाल किया जाता है? हाँ जी, देखो हाइब्रिडाइज तो PP ओवरलैपिंग किससे कहा जाता है? जैसे मिसाल के तौर पे F2 का मॉलिक्यूल जब बनता हमने फर्स्ट टाइम में बनाया था, तो उसमें क्या होता था, एक फ्लोरीन का डम्बेल और मतलब जो p ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से इस तरह ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फ्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन है, दोनों के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग के जरिए। ये याद होगा आपको, PP ओवरलैपिंग। तो ये अनहाइब्रिडाइज होना ज़रूरी नहीं है उसके लिए, तो हाइब्रिडाइज गलत है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो SPDF का हिसाब ही नहीं होता। अब बच गया B और D, नॉन हाइब्रिडाइज और एटॉमिक। अब ये कंफ्यूजन हो गई इसमें अंदर, क्योंकि B और D में फंस गए अब हम लोग, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल तो है, अनहाइब्रिडाइज भी है। हाइब्रिडाइज तो है नहीं कि sp3 sp2 sp हो, तब क्या करें? कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्या लगाना चाहिए? अनहाइब्रिडाइज्ड। एटॉमिक भी तो है लेकिन ये ऑर्बिटल। एक काम करते सब एटॉमिक लगा लेते हैं, सब एक ही लगा लेते हैं, सबका कटेगा ना, सबका कटेगा तो फिर क्या मेरिट बराबर हो जाएगा NED का। सही है। अब जितने बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं तो वो देखेंगे तो भाई सब यही लगाएंगे ना, एटॉमिक। ठीक है, तो एटॉमिक क्या पता यही हो, फिर बात बमला तो वही ख़राब हो गया। अब अगर कोई सुन के ये लगा लेता तो क्या पता सही यही हो। कहने का ऐसे सूरत में ना सब एक ही लगाएं, लेकिन मेरिट जो है ना वो बरकरार रहे, मेरिट बरकरार रहे ना, मतलब एक तरह से इंसाफ रहे। अगर कोई ऐसे दो ऑप्शन सही लग रहे होते तो सब बच्चे एक ही जैसा ऑप्शन लगा कर, इससे क्या होगा कि फिर इस तरह के क्वेश्चंस आपके मेरिट का फैसला नहीं कर सकेंगे। फिर जो सही सवाल होंगे बस वही फैसला करोगे मेरिट का आपके। सही बात समझ में आ रही है? और ये क्या % चांस है कि यही सवाल आपका आएगा? इतने सारे सवाल हैं, जरूरी नहीं आ जाए। और क्या पता ऑप्शन ये ना हो, कुछ और ही हो, और ऑप्शन स्टूडेंट ने गलत बताया हो। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एटॉमिक ही दे और अनहाइब्रिडाइज यही ना, तो ये भी हो सकता है ना, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर इसी तरह से ऑप्शन है तो एटॉमिक लगा लो। ठीक है, हर बच्चे एक जैसा लगा। क्लियर है? चूंकि देखो, या देखो मसला पता है क्या, दो ही तरह से प्रिपरेशन हो रही है। या तो मेरे YouTube चैनल पर है, या तो मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, है ना, या तो फिर अगर दूसरा YouTube चैनल है, ठीक है, जैसे सराशिन ज़िया का चैनल है, तो उसके अंदर भी यही लग रहा है, एटॉमिक ही लगा रहे हैं, जो मैंने देखा है। बस यही दो बच्चे देख रहे हैं, तो वो देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, और कोई नहीं देख रहा बच्चा कराची में इस वक्त। या तो मेरे लेक्चर देख रहे हो, सराशिन ज़िया का, और कुछ नहीं देखते। तो दोनों में ये एटॉमिक ही लगा हुआ है, तो मतलब हर बच्चे यही लगाने वाला है, कुछ और नहीं लगाएगा। अब तो ये लगाएगा तो फंसेगा। मेरिट बरकरार रखो, कहने का मकसद ये है। क्लियर है? मेरिट चेंज नहीं करना है। गलत करो तो सब एक साथ करो, एक जैसा। सही करो तो सब एक साथ सही करो, बस तभी तो 90+ आते हैं NED में, ऐसे थोड़ी रह जाते हैं। चलो लिखो जरा नेक्स्ट। 45 हाइब्रिडाइजेशन टेल्स अस अबाउट डैश। हाइब्रिडाइजेशन हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये शेप भी बताता है, टाइप ऑफ बॉन्ड भी बताता है। सी ऑप्शन, सिग्मा पाई बॉन्ड है, ये भी बताता है, और ये शेप भी बताता है। 46 KMnO4 क्या होता है? एसिडिक बेसिक न्यूट्रल नॉन। तो क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है।
ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम रिएक्ट्स रेडिली विथ वाटर देन लिथियम बिकॉज ऑफ डैश। सोडियम क्यों ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है लिथियम से ज़्यादा, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो नीचे पाया जाता है लिथियम सोडियम से, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, मेटेलिक ज़्यादा है, आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, दैट्स वाई रिएक्टिविटी फास्ट है। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ मेटल नहीं, मेटल तो दोनों हैं, लार्ज रेडियस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इट इज। अच्छा देखो, लार्ज रेडियस भी है उसका और ये भी है, लेकिन बेस्ट क्या है, रिएक्शन किसकी वजह से ज़्यादा तेजी से हो रहा है? ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से। लार्ज रेडियस की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आ रही है और इसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो रहा है वाटर के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पर डी नहीं लगाना है, ये लगाना है। ठीक है, क्लियर है? 48 KMnO4 इज व्हाट इन नेचर, ये दोबारा आ गया। अच्छा सर, नहीं हाँ ये गलत हो, अब चेंज हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और न्यूट्रल भी है, सही है। ये अक्सर ना बच्चे खुद से भी बना लेते हैं ऑप्शन, क्या पता इस ऑप्शन से ना हो, क्या पता भाई, क्या पता ये सवाल इसी तरह से आया हो, इसी तरह से आया, क्या पता सवाल यही वाला आया हो, लेकिन किसी ने मुझसे ने बताया तो उसने शायद ना क्वेश्चन चेंज कर, ऑप्शन चेंज कर दिया अपने मर्जी से, तो फिर उस सूरत में ए और सी हो गया। बट किसी भी तरह से ऑप्शन है, हमें हर तरह से आंसर पता होना चाहिए। 49 हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन दिस, आप खुद बताइए इधर। इसमें रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ेगी? क्योंकि रिएक्शन कैसा है, देखो डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, एंथैल्पी चेंज, तो रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, तो आगे फॉरवर्ड कैसे जाएगा रिएक्शन? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ए ऑप्शन। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 50 हैलोजेंस रिएक्ट विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड टू प्रोड्यूस डैश। अब ये हंस डीकर रिएक्शन कुछ है। अच्छा ये बड़ा आसान है, जरा देखो इसका ट्रिक बता देना, ये बुक से आउट MCQs है। हैलोजन का रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट के साथ, मतलब Ag, उसके बाद COONA, COOR, इस तरह से होता है। अभी कोई रिएक्शन है इसमें, जरा देखो होता क्या है इसके अंदर है, क्योंकि हैलोजन है ना भाई, हैलोजन रिएक्शन कर रहे हैं सिल्वर सॉल्ट के साथ, तो हमें ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें हैलोजन होगा। अब इन चारों में से बताओ हैलोजन किस में होता है? बदल का बाकी सब हैलोजन होता ही नहीं है, तो यही बनना है, कॉमन सेंस है। रिएक्शन छोड़ो जो भी बन रहा है, कॉमन सेंस लगा लो, हैलोजन रिएक्शन करेगा तो हैलोजन तो आएगा ना कंपाउंड में, तो ये आ गया। 51 द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इट इज कॉल्ड डैश। बड़ा आसान है ये तो। इंक्रीजेज, हाँ इंक्रीजेज तो पॉजिटिव कट रहे स्टोरी, डिक्रीजेज बोलता तो नेगेटिव या इनहिबिटर हो जाता। 52 केमिकल सब्सटेंस एडेड टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड सॉफ्टनेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं? सही जवाब प्लास्टिसाइजर। और अगर पूछा, अगर आपसे सवाल आ जाए कि भाई प्लास्टिक की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाता है, तो फिलर से बढ़ाया जाता है। अगर स्ट्रेंथ का सवाल आ जाए तो फिलर, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस की बात आ जाए तो प्लास्टिसाइजर। दोनों तरह से आता है रेडी में सवाल, तो आपने प्लास्टिसाइजर भी दिखा होगा, कहीं पर आंसर फिलर लगा होता है इसमें। क्लियर है बेटा? और जो क्वेश्चन 54 देखो, सॉरी, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। ये भी एक नया सवाल है। अर्थ में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सोचिए, बताइए। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ग्लूकोज। स्टार्च हमारे पास किस में पाया जाएगा? पोटैटो में पाया जाएगा, राइस में पाया जाएगा, वीट में पाया जाएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारे पास ब्लड में पाया जाएगा, और ब्लड के अलावा ग्लूकोज हमारे पास किस में पाया जा सकता है? फ्रूट में। फ्रूट में तो फ्रक्टोज होता है, ब्लड में पाया जाएगा। स्टार्च में ही होता है, स्टार्च ही डिकम्पोज होकर ग्लूकोज बन जाओ। ग्लूकोज आंसर कह रहे हैं। ग्लाइकोजन आपको पता ही एनिमल स्टार्च कहलाता है, ये भी हमने पढ़ा, एनिमल स्टार्च कहलाते हैं। किस में पाया जाता है? लीवर में, जिगर में होता है ना। और सेल्यूलोज, सेल्यूलोज किस में? ये भी प्लांट्स में पाया जाता है,
जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, लीव्स हैं या वुड है, या जो दरख्त के जो जो कि आपको पता है सेलुलोज हमारा सेल वॉल में होता है ना प्लांट के, तो दरख्त के जो पत्ते होते हैं या दरख्त की जो लकड़ी है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो इन चारों में से पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है? इन चारों में दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कॉमन सेंस लगाइए आप। वेट के लिहाज से चारों दुनिया में हर वज़न करें, इन तमाम चीज़ों का वज़न करेंगे, सबसे ज़्यादा क्या आएगा? पूरी दुनिया से जमा कर लें। सेल्यूलोज था यार, क्या हो गया? कॉमन सेंस क्या गया तुम लोगों का? सबसे ज़्यादा लकड़ी में यही आ गया। लकड़ी से सबसे क्या हो गया? लकड़ी इतना थोड़ी ना ये है, लकड़ी बहुत है, बिलियंस ऑफ टन्स होंगे, इतने थोड़ी ना बाकी चीज़ें। क्लियर है? तो सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, जो कि हर प्लांट के पत्ते में और उसमें पाया जा रहा है। तो एक नया सवाल आया है ये, ठीक है, इससे पहले नहीं कराया मैंने सवाल, ये पहली बार करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, एल्डोल कंडेंसेशन इज रिएक्शन बिटवीन डैश। अब ये भी मुश्किल सवाल। देखो बेटा समझते हैं, मैंने तो बताया था दो तरह के रिएक्शन, सुनो जरा। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, समझ लो जरा इसको। कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब आपका एल्डिहाइड हो जाए चाहे कीटोन हो जाए, जब ये NaOH से रिएक्शन करता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करेगा तो दो चीज़ें बना सकता है। ये दो तरह से रिएक्शन कर सकता है, या तो ये कर सकता है कैनिज़ारो रिएक्शन, या तो ये कर सकता है एल्डोल कंडेंसेशन। अब हमें कैसे पता लगा कब क्या करेगा? तो कल बताया था, रिपीट करता हूँ कि अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तो कैनिज़ारो करेगा, और अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो एल्डोल करेगा। लेकिन तो इसका मतलब कि कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ वही एल्डिहाइड के कैनिज़ारो रिएक्शन कौन कर सकता है? कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत सिलेक्टेड हमारे पास एल्डिहाइड्स करते, कीटोन्स तो करते ही नहीं है, सिलेक्टेड एल्डिहाइड करते हैं कैनिज़ारो। वो कौन कर सकते हैं? एक हमारा फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एक बेंजीन का एल्डिहाइड होता है जिसको हम कहते हैं बेंज़ल्डिहाइड। ये हमारे पास कैनिज़ारो करता है। बाकी अदरवाइज जितने भी हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं, फर्दर हमारे पास कीटोन्स हैं, वो सारे के सारे हमारा एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल का एक कंडेंस कंपाउंड बन रहा होता है। रिएक्शन पे नहीं जा रहा, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, सिर्फ आंसर समझने की कोशिश करें। अब एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच का रिएक्शन है, या किसके बीच में हो सकता है? अच्छा, इसमें ना दो मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल यूज़ किए जाएंगे। अब यहाँ लिखा है टू डिसिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, टू सिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, टू सिमिलर और डिसिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड स्पेसिफिकली। अब देखो यहाँ पर जो एल्डोल कंडेंसेशन होगा या कैनिज़ारो जब होता है, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या, जो दो मॉलिक्यूल आप यूज़ करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के, वो सेम होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, उनको एक जैसे होने चाहिए, वो सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पर या तो ऑप्शन बी होगा या तो सी होगा। तो टू सिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड, बी ऑप्शन। दो सिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड होने चाहिए, तो वही कैनिज़ारो और वही एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। जैसे दो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लो, दो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लो, तीसरा सवाल समझ में आ गया? क्लियर है? तो पूछना है किसी को मसला? ठीक है, तो ये ज़रा मुश्किल MCQ से ज़रा इसको देख लें। मुश्किल MCQ उसको लाजमी समझने की कोशिश करें, आसान वाला तो हो ही जाता है, उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मुश्किल वाला लाजमी लिखें, उसमें देखें क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। 55 हो गया, 56, एल्डोल कंडेंसेशन इज द रिएक्शन हो, दोबारा रिपीट हो गया सेम सवाल, किसका रिएक्शन होता है बताइए अब। अल्फा एल्डिहाइड, बिल्कुल अल्फा एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन बोथ ए एंड सी। तो ये बी क्यों नहीं? तो बी भी तो वही लिखा हुआ है। बच्चे बता रहे ना, ये क्या करें, जितना बताते हैं। क्या लगाए?
बी भी लग सकता है, डी भी लग सकता है। अगर ऐसे ही आ जाएगा तो डी लगा दें, तो डी लगा दें। तो सारे बच्चे डी लगाओ भाई। क्या? हाँ सब डी लगाएंगे भाई, जितने बच्चे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं सब डी लगा ले भाई, क्योंकि इसमें बी भी सही है और डी भी सही है, दोनों सही कॉमनली, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं पता लगा आप लोग डी लगा लिए, बाकी बच्चे लोग बी लगा लिया, अब बी सही हो गया तो मसला है ना, फिर आप लोग एक नंबर पीछे हो जाएंगे बाकी तमाम बच्चों से। अब देखिए साहब की गलती नहीं है, ये एनईडी की गलती है, तो वो तो रेक्टिफाई कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन होता नहीं है, सेम एज इट इज़ रहता है, ये हर साल ऐसे ही आ रहा होता है। 57 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डैश, बहुत आसान है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए, 1s2 2s2 2p3 क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा ना, 1s2 2s2 2p3। एटॉमिक नंबर 7 हो तो उसके लिए से क्लियर है, आसान है। 58 द मेटल एंड कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो आ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये तो पढ़ा है सेकेंड ईयर में चैप्टर 2। यस, डायमैग्नेटिज्म, अल्लाह के बंदे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म होगा ना, डाया कैसे हो जाएगा? डायमैग्नेटिज्म तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो पैरामैग्नेटिज्म है ना, पढ़ा था हमने। अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर फुलफिल्ड हो जाएगा, सारे के सारा पेयर्ड हो जाएगा, तो सूरत में डायमैग्नेटिक हो जाएगा। पढ़ा ये सब मैग्नेटिक बिहेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, कोई मसला? 59 देखें, 59 क्या है? द कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू मीथेन इज एग्जांपल ऑफ डैश। बताइए क्या हुआ? हाँ, ए डी कार्बोक्सिलेशन, बिल्कुल, ये लास्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ा था ना, एसिटिक एसिड की मीथेन में कन्वर्जन, तो वो हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। अब एसिटिक एसिड डायरेक्ट तो नहीं लेते, जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का हम लोग एक सॉल्ट बनाते हैं, तो ये RCOONA बन जाता है। जैसे इस पहले हमने एसिटिक एसिड ले लिया, इसका हमने सॉल्ट बनाया, तो ये सोडियम एसिटेट बन गया। फिर ये सोडियम एसिटेट का मैंने आपको सेकेंड ईयर में बताया था कि सोडा लाइम से रिएक्शन करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH होता है और CaO होता है। तो यहाँ से क्या होता है, पूरा ये वाला पार्ट निकल जाता है, तो मीथेन अल्केन बन जाता है और सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाते हैं। तो ये वो रिएक्शन है। तो डी, ये किसमें कार्बोक्सिल ग्रुप चूँकि रिमूव हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से क्या होता है, एसिटिक एसिड हमारा मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। बस समझ में आगे सबको? ये रिएक्शन होता है, ठीक है, 2 स्टेप में होता है। आगे बढ़े। फिर 60 द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन शीट बाय लेयर ऑफ जिंक इज नोन एज, बहुत आसान, बहुत आसान है, बताइए। जैसा सर लोहे के ऊपर जिंक का कवर चढ़ा देना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 1 मिनट, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन। बेटा देखा जाए ना, जिसको अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो नहीं है, नहीं यही हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस से नहीं होता, गैल्वेनाइजेशन हो जाए। गैल्वेनाइजेशन पढ़ा है ना भाई, जिंक का कोटिंग जो है लोहे के ऊपर चढ़ा देना, इससे जंग नहीं लगता ना, कोरोजन नहीं होता है। 61 व्हाट इज द बॉन्ड प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा इंट्रामोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करता है? वैन डर वाल तो सब में करता है, सारे मॉलिक्यूल में। डायपोल, अबे डायपोल तो पोलर में करता है, क्या हो गया? लंदन डिस्पर्जन फोर्स यार, LDF, लंदन डिस्पर्जन करेगा ना यार। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डायपोल तो पोलर में होता है, क्या हो गया? अभी दोबारा पढ़ाओ क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स? इतना बेसिक सवाल में गलती करोगे तो कहाँ से होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 सब्सटेंस विच इंक्रीजेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक। गलत हो गया फिर, फिलर लिखा भी नहीं है, फिल्टर लिखा, फिलर कर लो उसको, फिल्टर नहीं होगा। अगर फिल्टर ही लिखा होगा तो नन, क्योंकि फिल्टर तो कोई चीज़ है ही नहीं ना, तो फिलर मतलब होता है लेकिन यहाँ काम का नहीं है, ठीक है, बाइक में लगता है। 63 कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर आल्सो डैश। कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, वो और क्या होते हैं?
ब्रिटल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, शाइनी एंड लस्ट्रस, मैलिएबल। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? देखो मैलिएबल जिसमें हथौड़ी मारो तो चपटा हो जाए, मैलिएबल तो नहीं होता, डी थोड़ा एलिमिनेट करते हैं जरा, ठीक है, एलिमिनेशन करते हैं। शाइनी एंड लस्ट्रस कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे चीनी है, शाइनी और चीनी हो गया, ज़्यादातर पेट्रोल हो गया। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट तो पास होता ही नहीं है कोवेलेंट कंपाउंड से, न पानी से होता है। ब्रिटल, शाइनी एंड लस्ट्रियस, ब्रिटल होना चाहिए, ब्रिटल होना चाहिए। ब्रिटल से मुराद क्या होता है? हथौड़ी मारो तो चकनाचूर हो जाए। अब जैसे ज़्यादातर जैसे चीनी हो गया, अब शुगर क्रिस्टल है ना, कोवेलेंट कंपाउंड है, हथौड़ी मारोगे चकनाचूर हो जाएगा ब्रिटल, तो ब्रिटल लगा लो उसमें। बोल का बाकी सारे तो वैसे ही सही नहीं है, तो ब्रिटल इसमें बेहतर है, ठीक है, क्लियर है? तो याद रखो, अक्सर बच्चे इसमें गुड कंडक्टर लगा देते हैं, तो ये गलत हो यार, ये लगा लीजिए। 64 है, कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म ड्यू टू डैश, बहुत आसान, क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या डी शेयरिंग, जिसके सिमिलर में भी हो सकता है ना, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला नहीं, जो सिमिलर में भी तो होता है। 65 वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद आयंस ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड डैश। जब जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, जब मिसाल के तौर पर जब वो आयंस ऑफ सॉल्ट से रिएक्शन कर जाएगा, जैसे NH4Cl है, इसमें हम वाटर से रिएक्शन करेंगे HOH से, तो क्या बन जाएगा? NH4OH बन जाएगा और HCl बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा? ये सॉल्ट है, सॉल्ट ने क्या किया? वाटर का H+Cl OH -N, ये रिएक्शन क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस कहलाता है। एक केमिकल प्रोसीजर है, दिस इज हाइड्रोलिसिस, फिर केमिकल रिएक्शन होता है ये हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है 66 है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में कौन सी बात गलत है? कल पढ़ा है, बताओ। इट मे हैव जीरो, कल ही तो पढ़ा था, ये जीरो नहीं हो सकता कभी। 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, दोबारा आ गया। एल्डोल कंडेंसेशन कौन करेगा? वो एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा कार्बन हो, और एल्डिहाइड तो गलत हो गया। ऑल कीटोन, कीटोन तो करते हैं, सारे कीटोन कर रहे होते हैं। एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड एंड कीटोन विद बीटा हाइड्रोजन। BC में मसला है, ऑल कीटोन, सारे कीटोन कर रहे होते हैं। कीटोन में चूँकि जितने भी कीटोन्स होते हैं अल्फा कार्बन उसमें होता ही होता है। एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन, तो C भी सही है। B में देखो सारे कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होता है, बेहतर है इसमें C लगा लो, एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन, C लगा लो, एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन। वैसा तो कॉमनली B भी करेक्ट है इसके अंदर। अब ऐसा हर 15-20 सवाल में ऐसा सवाल ऐसा आता है। देखो रीज़न यहाँ पर भाई C लगाने, एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन, तमाम बच्चे सुन लें अगर ऐसे सवाल है। देखो यही मैं देखो अगर ये सवाल ना आए ना तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको इससे पहले कई बार बताया है, कैनेडी के टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए बच्चों में, कोई मुश्किल नहीं है 100 में से 100 लाना, फिर भी 98 क्यों आ रहा है, 96, 97 क्यों आ रहा है? अब ये डिपेंड करते कितने ऑप्शन गलत वाले सवाल आपके पास आ रहे हैं। अब किसी का अगर लास्ट से 98 आया ना तो उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि 2 ही सवाल, अच्छा उसका 2 गलत नहीं हुआ है, 2 सवाल उसका ऐसा आया है जिसका ऑप्शन सही नहीं था। अब मान लो किसी का 80 उसका 85 आ रहा है, उसका 15 सवाल ऐसा है जिसका ऑप्शन गलत है। आता उसको सारा है, जितना इस बच्चे को आता है उतना इसको आता है। मसला क्या है कि इसके सॉफ्टवेयर में उसकी किस्मत का मसला था कि ज़्यादातर रॉन्ग ऑप्शन वाला सवाल आ गया। अभी अजीब सी बात है ना, लेकिन ये ऐसा ही होता है। नहीं, किस्मत है कि आप किस्मत कितना साथ दे रही है। आता आपको सब होगा, ऑप्शन ही गलत लगा होगा तो कैसे लगाएंगे निशान? सही बात है ना भाई। और एनईटी में बस यही सबसे बड़ा मसला, अदरवाइज सबसे आसान टेस्ट है ये पाकिस्तान में। ये मसला है कि ऑप्शन ही गलत लगा हुआ है, क्या करेंगे? 68 है, इन एसिडिक मीडियम अमाइनो एसिड बिकम्स डैश। ये मुश्किल सवाल है, जरा देखिए। इन एसिडिक मीडियम अमाइनो एसिड बिकम्स डैश। अब अमाइनो एसिड किसे कहा जाता है? कार्बन हो गया बेटा, ये COOH हो गया, ये NH2 हो गया, यही होता है अमाइनो एसिड, पता है सबको। दिस इज अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड में हमें ये भी पता है कि ये, अब अमाइनो एसिड एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा? एसिडिक मीडियम से मुराद यहाँ पर हम H+ डाल दें। अब
H प्लस कौन ले लेगा भाई? बेस के, आपको बोलते हैं ये वाला एसिडिक पार्ट है और ये वाला पार्ट बेस वाला पार्ट है, ऐसे ही है। बेस के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या कह देगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन को दे देगा। तो सूरत में क्या होगा? NH3 प्लस हो जाएगा ये कार्बन। देखो जरा इसको, बच्चे बड़ा गलत कर देते हैं इस सवाल को। नहीं बनाना नहीं होगा, आंसर लिखना है। तो जब अमीनो एसिड को एसिडिक मीडियम में डाला जाएगा तो उस पर क्या चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, पॉजिटिवली चार्ज। अमीनो एसिड एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम एसिडिक चार्ज है, वरना अदरवाइज तो ऑक्सीडेटिव होता है, वो कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन एसिडिक मीडियम में उसमें चार्ज पॉजिटिव आती है। रीज़न क्या है? क्या अपना लोन पेयर नाइट्रोजन उसको दे देता है तो पॉजिटिव चार्ज गेन हो जाता है। क्लियर है? लिख लेना इसको, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। 69 एंटी फ्रीजिंग एजेंट कौन इसमें से? वैसे तो इथाइल ग्लाइकोल होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लगाएं? इथाइल लगाएं कि ग्लाइकोल लगाएं? ग्लाइकोल लगाना बेहतर है, क्योंकि इथाइलिन हम लोग C2H4 को कहते हैं। ग्लाइकोल में वो आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल, लेकिन इथाइलिन में ग्लाइकोल नहीं आया, याद रखना। इथाइलिन इथीन का कॉमन नाम होता है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 + O2 2NO रिएक्शन दिया हुआ है बेटा, क्या कह रहे हैं? अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो Kc पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ली चार्टलर प्रिंसिपल। क्या नंबर ऑफ मोल बराबर है? जब नंबर ऑफ मोल बराबर होते तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नो इफेक्ट। पढ़ा ना ली चार्टलर प्रिंसिपल, ये उसी का है। 71 मेटालिक बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड इन डैश। मेटालिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से क्यों डिफरेंट होता है, ये बताइए। देखिए उसको, it is unsaturated, it is non-directional, it does not have atom attached। देखो unsaturated, मेटालिक बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन मेटालिक कोवेलेंट बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है, जैसे पाई बॉन्ड आ गया उसके अंदर, तो लेकिन मेटालिक बॉन्ड के अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये पहली चीज़ फ़र्क कर सकती है, ठीक है। बी है, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। बिल्कुल, कोवेलेंट बॉन्ड एक क्या होता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है, उसका शेप होता है ट्राइगोनल, प्लेनार, ये सब। मेटालिक बॉन्ड के ये सब कोई भी शेप नहीं आता। तीसरा, इट डज नॉट हैव एटम अटैच विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है एटम से, तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, बॉन्डिंग कर रहा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही रहता है, शेयरिंग कर लेता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑल ऑफ दिस। इन तमाम वजूहात की बिना पर मेटालिक बॉन्ड अलग। अच्छा, हमारे पास जो है ना, अच्छा हमने पिछली बार जब किया था तो ये सवाल अलग अंदाज से था। वो सवाल ऐसे था, कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट इन दिस वे, ऐसे करके था, और फिर हमें समझ में नहीं आता इसका आंसर क्या होगा। लेकिन अगर सवाल मेटालिक बॉन्ड के लिहाज से आएगा तो ये सवाल का आंसर वाकई में डी हो जाएगा। तो क्या पता ये सवाल असल में यही था जो हम लोग पिछली बार जब हमने किया था, तो हम उसको इनकम्प्लीट पढ़ रहे थे, तब कंप्लीट पढ़ रहे हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि डी क्यों है। तो ऐसा अक्सर हो जाता है, इसलिए भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ताकि पुरानी गलतियाँ सही हो जाएँ, जो पीछे गलतियाँ हो चुकी हैं, ठीक है, या जो हम समझ नहीं पाएँ। 72 देखिए, C3H4 इज द हाइड्रोकार्बन, अनदर हाइड्रोकार्बन विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डैश। कल ही तो किया है। C3H4 हमारे पास क्या हो गया? बिल्कुल सही, प्रोपाइन हो गया। अब अल्काइन फैमिली का दूसरा मेंबर बताओ, इसके अलावा और कौन हो सकता है? अच्छा, अनदर मेंबर ब्यूटाइन। प्रोपाइन तो नहीं लगाएंगे, ब्यूटाइन लगाएंगे, क्योंकि इसके अलावा दूसरा मेंबर बताना है, अनदर मेंबर बताना है। नेक्स्ट देखो 73, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये भी नया सवाल है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिहाज से स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन सा है? ओके, हाँ देखो मसला पता है क्या है, आयरन तो हटा दो, आयरन में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है इतनी। आयरन से ज़्यादा तो स्टील में होती है भाई, तभी तो आयरन को स्टील बनाते हैं। आयरन में इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, एल्यूमिनियम में भी इतनी नहीं है। अब आ जाओ बी और सी। अब कुछ टीचर्स क्या करते हैं, जैसे टंगस्टन लगा देते हैं, लेकिन टंगस्टन नहीं लगेगा मेरे लिहाज से नहीं। रीज़न क्या है कि टंगस्टन जो है ना, वो इसकी हाईएस्ट, मैंने बताया था, इसकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला अगर मेटल बोलेंगे तो वो टंगस्टन होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट होती है लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी वो सबसे ज़्यादा मजबूत मेटल होगा। टाइटेनियम से क्या बनाते हैं, मैंने आपको बताया था सेकेंड ईयर में। इससे हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल जॉइंट्स एंड बोन, याद आ रहा है, जॉइंट्स एंड बोन्स बनाते हैं। जो रॉड होता है ना, जो रॉड बोलते हैं ना कि इसके टांग में या इसके हाथ में राड डाला हुआ है,
तो जो राड होता है वो क्या होता है, टाइटेनियम रॉड होता है ना, वो टाइटेनियम का होता है, तो वो क्या होता है, टूटता नहीं है इतने आराम से, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लचक बहुत होती है उसके अंदर, वरना वो आराम से क्या होता है कि वैसे टूट सकता है, वरना वो झटका लगने से टूट जाएगा कि बाकी चीज़ों का बनाएंगे तो ये टाइटेनियम होना चाहिए, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ पर, टंगस्टन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ टाइटेनियम लगाएंगे आप लोग, ठीक है, तो मसला समझ में आ गई बात। क्वेश्चन 74, लोअर अल्कोहल लाइक मिथानॉल एंड इथेनॉल आर मिसेबल इन वाटर। ये भी एक नया सवाल है। लोअर अल्कोहल मतलब अल्कोहल फैमिली के जो स्टार्टिंग के मेंबर है ना, जैसे मिथानॉल, इथेनॉल, ये पानी में बहुत आराम से हल हो जाते हैं। क्यों, क्या वजह है? कोई भी चीज़ पानी में हल क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बिल्कुल सही। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। इसी वजह से वो क्या कर लेते हैं, पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं अच्छी तरह से। नहीं, मोबाइल से नहीं बता रहे, ऐसा डायरेक्ट बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, खुद बताए कि कॉमन सेंस है यार कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये 74 करेक्ट है। तो मसला आगे बढ़े। तो ये एक मेमोरीज है जो नाम वगैरह इसमें हम ले रहे हैं, मैंने हमेशा से लिया है। असद, क्या नाम है आपको पूरा? दिल्ली कॉलेज से बिलोंग करते हैं असद। ये मेमोरी के तौर पे यहाँ पर हम उसको सेव कर रहे हैं कि कभी 10 साल बाद भी लेक्चर दिखा तो पता लगा कि एप्टीट्यूड के भी करते थे, है ना भाई? चले भाई, बाकी बच्चे भी सवाल चूँकि असद दे रहे हैं जवाब, दैट्स वाई बता रहा हूँ, बाकी बच्चे जवाब दें, सही है, तो उनका भी नाम लिया जाएगा। चल अगला ले लीजिए। 75 है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच कहते हैं ना, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच होता है ना। डेल्टा एच का असल फॉर्मूला क्या होता है? H2 माइनस H1, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा आंसर? वही H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, H2 माइनस H1, वही बात है ना। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो बेसिक फॉर्मूला है। क्लियर है? क्वेश्चन 76, वाटर प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये एक नए अंदाज से पूछा गया। इंडस्ट्रियल अल्कोहल किसे कहा जाता है बेटा? जिसको हम लोग कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल। अब देखो होता है कि अल्कोहल जो है वो तो शराब होता है जिसके अंदर नशा है। अब इंडस्ट्री वगैरह पे जब उसको दिया जाता है ना, तो वो प्योर अल्कोहल नहीं देते, तो कैसा नशा किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा मिथानॉल ऐड कर देते हैं, पानी ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लोग पी नहीं सकते। जैसे लेबर है, कोई मजदूर है, कुछ भी है, उसको पी नहीं सकेगा, जहरीला बना देते हैं उसको, वरना वो पिएगा तो नशा करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से उसमें ना डीनेचर्ड अल्कोहल कंपनी इसको, हाँ ना, अल्कोहल जहर नहीं है, लेकिन डीनेचर्ड अल्कोहल जहर है, ठीक है। अल्कोहल कहाँ से जहर है? मतलब एज आ मुस्लिम हम कह सकते हैं हमारे लिए जहर है, लेकिन वो जहर होता नहीं है, अंग्रेज लोग तो पीते हैं, ठीक है। मतलब समझ में आ रही बात? अब डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, जरा समझिए गौर से। कह रहे उसमें कितना वाटर होता है? 100% और 99.9%। ये हमारे पास ये दोनों जो है ना, ये दोनों, ये हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड, अगर इतना परसेंटेज आया तो मैंने आपको बताया था, ये हमारा होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। और ये कुछ नहीं होता, 50-50 किसी में भी नहीं होता, लेकिन 95 से 5% जो होता है ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल या डीनेचर्ड अल्कोहल हमारे पास कहलाता है। तो 95 से 5% हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाए। 95% इथेनॉल होता है, 5% वाटर होता है, ये डीनेचर्ड अल्कोहल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Na3AlF6 फॉर्मूला किसका है? ये हमारे पास क्रायोलाइट का फॉर्मूला है, जो एल्यूमिनियम का एक और है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3, एल्यूमिना का फॉर्मूला भी Al2O3 है। बॉक्साइट में तो NH2O लगा होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फ्लोस्पारा हमारे पास होता है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पर क्रायोलाइट हमारा करेक्ट हो गया, Na3AlF6, एल्यूमिनियम का और है ये। 78 है, बॉक्साइट इज फॉर्म ड्यू टू डैश। अब ये एक नया सवाल है, पहली बार देख रहे होंगे। बॉक्साइट ज़मीन में कैसे बन जाता है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और है ना भाई, Al2O3.NH2O। ये कैसे बनता है ज़मीन में? क्या वजह होती है कि और फॉर्म हो जाता है? यस, सी ऑप्शन हो जाएगा, विदरिंग ऑफ एल्यूमिनियम रिच रॉक्स। मतलब जब एल्यूमिनियम के जो रॉक्स होते हैं, जब उनकी विदरिंग होती है, जब वो ज़मीन में अंदर घुसे मतलब बहुत सारे रिएक्शंस करना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाता है सूरत में जो है हमारे पास बॉक्साइट बनता है। तो एक नया MCQ है, विदरिंग ऑफ एल्यूमिनियम रिच रॉक्स। ये आपने पहली बार देखा होगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा इसका आंसर। क्लियर है? पुराने MCQ उसको लिखने की जरूरत है, नए वाले याद रखिए। 79, इफ Kc इज ग्रेटर देन Kp फॉर अ रिएक्शन इट इंडिकेट्स डैश।
अगर Kc बड़ा होगा Kp से तो क्या मतलब होगा? तो मैंने बताया था Kc बड़ा है Kp से, मतलब Kp छोटा है Kc से, यही बात होगी ना। तो प्रोडक्ट कम है, तो प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, ऐसे ही है। प्रोडक्ट कम होगा रिएक्टेंट से तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट कम होगा रिएक्टेंट से, मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा। लेफ्ट साइड पर ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा, राइट साइड पर कम होगा। यस, हो गया ना। द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज मोर ऑन द प्रोडक्ट साइड, नहीं ना, सी ऑप्शन, मोर ऑन द रिएक्टेंट साइड होगा ना। हाँ, असद ने गलत बता दिया इस बार, ठीक है। होता है कभी कभार, कभी सही कभी गलत, दोनों चीज़ें होती हैं। 81, पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज डैश। ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है, जल्दी बताइए। तो पता ही है ना, आसान है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर है। 83, इन द रिएक्शन दिस इफ प्रेशर इज डिक्रीज द वैल्यू ऑफ Kc विल डैश। इस रिएक्शन में जब प्रेशर को कम करेंगे तो Kc की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, प्रेशर का Kc की वैल्यू पे इफेक्ट होता है या सिर्फ टेम्परेचर का होता है? प्रेशर का भी होता है। टेम्परेचर को तो इफेक्ट होता है Kc की वैल्यू पे, वो तो हम जानते ही हैं। क्या प्रेशर का भी इफेक्ट होता है? प्रेशर में होता है, गैसेस में। कि चेक कर लेते हैं, 1 मिनट हम देखते हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चे ना इसका सी लगा रहे होते हैं, ज़रा उसको चेक करने दीजिए, देखते हैं ज़रा होता है कि नहीं होता, चेक करते हैं। देखो ये हमारे पास 4 मोल है, देखिए किस तरह चेक करेंगे। ये हमारे पास 2 मोल है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। प्रेशर को बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रेशर को कम करेंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। अच्छा, Kc बराबर किसकी होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उसका मतलब Kc की वैल्यू में भी तो वेरिएशन आएगी, कॉमन सी बात है ना। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि रिएक्शन प्रेशर जब इसमें डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। बैकवर्ड से मुराद क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट कम हो रहा है और रिएक्टेंट ज़्यादा आ रहा है, तो Kc की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो उस सूरत में Kc की वैल्यू कम होनी शुरू नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगी ना, तो इफेक्ट तो है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन लगाना है भाई। अक्सर बच्चे इसका सी लगा देते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका Kc की वैल्यू, तभी तो लाजमी प्रेशर का इफेक्ट होता है Kc की वैल्यू पर टेम्परेचर के साथ साथ, जैसे कास्मा बता रही, ठीक है। ओके, 84, इस नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C4H10। कितना आइसोमर बनेगा? 6 आइसोमर, 2 बनेगा, एक एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पता है, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा उसको मैं। 2 आइसोमर बनते हैं, एन आइसो, क्लियर है। 6 आइसोमर। 85, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। हलवा बोलो। 6 पाई बॉन्ड, अरे 3 पाई बॉन्ड ना, पाई इलेक्ट्रॉन 6 होता है, पाई बॉन्ड तो 3 ही होगा ना, सही है। 87, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कोप्लेनर। कोप्लेनर से मुराद जो प्लेनर हो, देखो sp3 नॉन प्लेनर होता है, ये हटा दो। sp3 तो नॉन प्लेनर होता है ना, टेट्राहेड्रल है। sp2 और sp बोथ बीएड है, देखो ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, तो उसको यहां से लीनियर होता है ना, ये लीनियर शेप है, लीनियर शेप भी हमारा प्लेनर होता है, गलती बच्चे करते हैं। और ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर होता है। sp2 है ना, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री वाला शेप बनेगा। उसको यार सही कर लेते, बी एंड सी कर लेते, फिर डी टिक कर लेते। अब क्या, और क्या करें, और कोई रास्ता ही नहीं। अब क्या पता ही ऐसे आ ही ना हो, बच्चे ने गलत ऑप्शंस बताए। 88, विटामिन बी जो आसान है, राइबोफ्लाविन, ठीक है, विटामिन सी हो। बाकी रेटानॉल हमारा विटामिन ए होता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन हमारा सी होता है। 88 हो गया, क्लियर। 88 तक। 89 करते। 89 क्या हमारे पास है? क्लोरोफिनॉल के पास के 2 क्या होते हैं? कौन से आइसोमर? क्लोरोफिनॉल, बल्कि दो आइसोमर। क्लोरोफिनॉल के 2 तो नहीं होंगे, 3 होंगे ना। 2 तो नहीं, जैसे देखो, सुनो गौर से, क्या ये होता है क्लोरोफिनॉल, यही होता है? चेक करो, एक आइसोमर ये बना,
दूसरा क्या बनेगा, ये ऑर्थो हो गया ओ क्लोरो, ये मेटाक्लोरोफिनॉल, और तीसरा क्या हो जाएगा पता नहीं, सेकेंड में पढ़ा हम लोगों ने, ये पैराक्लोरोफिनॉल। तो ये पोजीशन आइसोमर्स है, तो 3 पोजीशन आइसोमर है, 2 नहीं होगा, 3 पोजीशन आइसोमर। बात समझ में आ रही है? 2 कहाँ से, 3 आइसोमर है ना टोटल ये, और बाकी चेन आइसोमर इसका बन नहीं सकता, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं बन सकता, मेटामर भी नहीं बन सकता। तो यहाँ 2 को 3 कर लेना, सही है, तो 3 ही होगा, ये 2 तो हो ही नहीं सकता। तो मसला 90 लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स, कल ही पढ़ा है, बताओ ये सब क्या होता है? कैल्सीफेरियस सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं ना, कैल्सीरियस सब्सटेंसेस। ये सब का इसका फॉर्मूला क्या होता है इन तीनों का? कैल्शियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन, ठीक है। 91 हाइड्रोजन कैन एक्ट विच टाइप ऑफ एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन? बेस्ट क्या है हाइड्रोजन? कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट है, वैसे ऑक्सीडाइजिंग भी नेचर रखता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। 92 टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड अंडरगो SN1 रिएक्शन। टर्शियरी SN1 करता है बिकॉज द हाइड्राइड इज अटैच्ड टू अ डैश। तो सिंपल आसान हो गया, हैलाइड जब टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड तो हाइड्रोजन टर्शियरी कार्बन से अटैच होगा, कॉमन सी बात है। टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड में टर्शियरी कार्बन होता है ना, जैसे ये देखें, ये हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड है मान लेते हैं। अब ये टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड है, इसमें जो हैलोजन बॉन्डेड है, ये जो कार्बन हमारे पास है ये टर्शियरी कार्बन कहलाता है, जो 3 रेडिकल से अटैच होता है। क्लियर है? सी हो गया ये। 93 द राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब और अ नैरो ट्यूब इज नोन एज डैश, कैपिलरी एक्शन। 94 वाटर मॉलिक्यूल ज्वाइन विद आयंस ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग डिसोल्यूशन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डैश। अच्छा, अब ये फिजिकल प्रोसेस है, कहते हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्ट के आइस को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं क्रिस्टल की फॉर्मेशन के लिए। ये क्या होता है? हाइड्रेशन, सब्लिमेशन, पोलिमराइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। ये तो बड़ा कॉमन है यार, एलिमिनेशन करो ना, गलत कर दिया, एलिमिनेशन करो। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये ऊपर कहाँ लिखा हुआ। पोलिमराइजेशन मोनोमर का पोलिमर में कन्वर्ट होना, ये भी ऊपर ने लिखा हुआ। सब्लिमेशन सॉलिड का डायरेक्ट गैस बनना, तो क्या बच गया सिर्फ? तो हाइड्रेशन है ना आंसर यार, एलिमिनेशन करो। पता नहीं आप लोग वाटर की बात भी हो रही है इसमें, तो हाइड्रेशन होगा ना, हाइड्रो से निकला। 95 व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ कॉपर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक नया सवाल है। जब इथेनॉल मतलब C2H5OH का रिएक्शन होगा इन चीज़ों के साथ। अब कॉपर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखो बेटा कि ये हमारे पास होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो जब इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा इन सब में से? फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है बताओ? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है ना। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? एसिटाल्डिहाइड। तो उसके बाद फर्दर एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे बुक में नहीं है, बुक से आउट MCQ आया हुआ है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कॉपर। और ये भी नया सवाल है कि जब इथेनॉल रिएक्शन करेगा कॉपर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी सिंपल। 96 द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, बहुत आसान है, LDF लंदन डिस्पर्जन फोर्स, जो नॉन पोलर कॉन्फ्लिक्ट होती है। सही तो कह रहे हो। नेक्स्ट है 97 विच एलिमेंट डज नॉट फुलफिल द ऑक्टेट रूल। अच्छा, अब इसमें देखो 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, CB और क्या इन दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट होता है? ऑक्टेट का क्या मतलब होता है? लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना। ये तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। और हाइड्रोजन हीलियम बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन जो करते हैं उसको हम बोलते हैं तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं ना अपना ये। तो क्या ऑप्शन होगा फिर? डुप्लेट तो दोनों में नहीं, दोनों में होगा ना, ऑक्टेट तो दोनों में नहीं होगा ना। हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ना हीलियम करेगा। हीलियम लगा लो, हीलियम। भाई बाकी वीडियोस के अंदर हीलियम लगाया जा रहा है ना, तो फिर आधे बच्चों का अलग आधे बच्चों का अलग हो जाएगा। वैसे तो हाइड्रोजन भी ऑक्टेट बात समझ में आ रही है। ये नहीं कि ये मुश्किल MCQs है, ये सवाल गलत है, ऑप्शन गलत डाला हुआ इसमें। ऑप्शन तो बड़ा हलवा है। अगर यहाँ पर हीलियम ना होता बल्कि मान लो यहाँ पर कार्बन होता तो डायरेक्ट यही लगा लेते, सेकंडों में आंसर आ जाता। ये सवाल थोड़ा गलत। अब क्या पता इस ऑप्शन से आए ही ना, सही ऑप्शन से आया तो हम कर लेंगे। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? सिंपल कल हमने पढ़ा था, हाइड्रेशन एनर्जी को ही कहते हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या पढ़ा था कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस है।
जितना छोटा आयन होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी होगा। हमसे मिनिमम पूछ रहा है, सबसे कम हाइड्रोजन एनर्जी किस में होगी? जिसका सबसे बड़ा आयन होगा। सबसे बड़ा आयनिक रेडियस किसका होगा बताइए? सबसे बड़ा आयन किसका होगा? सबसे बड़ा एटम किसका होगा? वही बात है, रुबीडियम प्लस। बिल्कुल सही, Rb प्लस, ये आंसर हो गया। ये ऑप्शन चेंज होकर भी आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लास्ट के दो हैं 99, द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3। NaHCO3 क्या है? बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा? ना, बेकिंग सोडा, ये बड़ा मसला हो गया। देखो वॉशिंग सोडा तो नहीं है, इसको मैं बता रहा हूँ, इसका करेक्ट MCQs। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, सोडियम क्लोराइड भी नहीं है। क्या होता है? अब देखो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर जो है ना और बेकिंग सोडा, अब जो बेकिंग में आ रहा है, जिसको अगर आती है तो आपको पता है बेकिंग सोडा सस्ता होता है, बेकिंग पाउडर महंगा होता है। नहीं, फ़र्क, बहुत सारा फ़र्क है। बेकिंग सोडा कड़वे टेस्ट का होता है, बेकिंग सोडा कड़वा होता है। बेकिंग दोनों से की जा सकती है, लेकिन अगर सिर्फ बेकिंग सोडा डालेंगे तो क्या होगा? केक वगैरह जो बनाना है वो कड़वा हो जाएगा वो। इसलिए हम क्या करते हैं? बेकिंग पाउडर डालते हैं। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ही होता है, बट फ्लेवर्ड होता है वो। हाँ, वो मीठा होता है, वो डब्बे में आता है। ये खुला मिलता है, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं, ये खुला मिल रहा होता है, मीठा सोडा वाइट कलर का होता है। तो खुला भी डब्बे में ये भी मिलता है, लेकिन जब आप मार्केट जाएंगे दोनों का एक डब्बे में बेकिंग पाउडर लिखा होगा। अगर ये 40 रुपये का है तो वो 200 रुपये का होगा, फ़र्क होता है। ये बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा और भी चीज़ें डाली जाती हैं फ्लेवर ऐड करने के लिए, लेकिन ये प्योर बेकिंग पाउडर, बेकिंग वो NaHCO3 होता है, प्योर कंपाउंड। ये है, वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है चीज़ों में। समझ गए? तो बेकिंग पाउडर नहीं लगाना है, बेकिंग सोडा लगाना। लास्ट MCQs, लैंथेनाइड सीरीज हैज डैश एलिमेंट, 14 एलिमेंट। ठीक है, दैट्स इट। ये 100 MCQs का एक और बैच हमने कंप्लीट कर लिया। ये लेक्चर 2 हो गया।